G20 की समिट ब्राजील में, और उसमें दुनिया की 20 मेजर इकोनॉमीज क्योंकि उसका हिस्सा है और वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। G20 में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई है दो जायंट्स की जो एशिया में बैठे हैं। ये लड़ाई है एक दिए की तूफान के साथ। तूफान है चाइना का जो हमारे दिए को बुझाने की कोशिश कर रहा था। मोदी जी ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई। G20 में जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे के उन्होंने एक्सपैंड किया है, 15 मुल्कों को लपेट में लिया है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकल गई है। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है इसमें आप अंदाजा लगा लें। देयर इज अ वेकअप कॉल एंड दैट वेकअप कॉल इज दैट इंडिया इज इमर्जिंग वेरी फास्ट। इंडिया इज अ लीडर। ये मैं नहीं कह रहा, दीज आर द स्टैटिस्टिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स की रियलिटीज हैं। अब बात करते हैं G20 समिट के बारे में। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि 2017 का तसलसल रहता, अगर उसी रफ्तार से मुल्क तरक्की करता तो पाकिस्तान G20 में शामिल हो चुका होता। दरअसल पाकिस्तान किसी भी ग्लोबल फोरम पर मौजूद नहीं, क्योंकि उसे मेंबरशिप ही नहीं दी गई। इसीलिए वो हर ग्लोबल इवेंट बाहर से देखता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ब्राज़ील के रियो शहर में G20 का समिट हुआ, जिसके अंदर न सिर्फ G20 के मेंबर देश बल्कि उसी के साथ साथ इसमें एज ए गेस्ट बुलाए गए देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। और इस G20 मीटिंग के अंदर भारत और मोदी जी का जलवा साफ तौर पे देखा जा सकता है। न सिर्फ मोदी जी के एक्शन से बल्कि G20 की जो फोटोज़ दुनिया भर के अंदर सामने आ रहे हैं, चाहे वो मोदी जी का दुनिया के बड़े लीडरों के साथ इंटरेक्शन या फिर G20 का जो फाइनल ऑफिशियल फ़ोटो होता है, उसके अंदर भी मोदी जी को लाइमलाइट में यानी सेंटर स्टेज पे देखा जा सकता है। तो वहीं पर इन रिलीज पिक्चरों के अंदर चाइना को भी देखा जा सकता है और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जो कि कहीं कहीं पे बिल्कुल ही अलग थलग से और मायूस भरे बैठे नज़र आते हैं। लेकिन बात करें इस G20 के अंदर भारत की इम्पोर्टेंस की, तो इस बात से भी बढ़ जाती है अफ्रीकन यूनियन देशों को भारत की कोशिशों, भारत के प्रपोजल और जिस तरह से भारत ने लीड लेकर के अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की जो प्रयास किया, उसमें बड़ी सफलता मिली और अफ्रीकन यूनियन पहली बार इस 2024 के समिट में भाग लिया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। G20 क्या G21 में शिफ्ट होने वाली है? जिस तरीके से अफ्रीका यूनियन की अगर बात करें, उनके जो हेड हैं, उनको प्रेसिडेंट जो उनके हेड हैं, उन्हें जिस तरीके से मोदी जी ने गले लगाया और बात की जा रही है शायद उन्हें G20 यानी अब G21 का मेंबर बनाया जाएगा। क्या कहते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? और खास तौर पे आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से चाइना का कंट्रोल था अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर, अब वो कंट्रोल को, उस जो मार्केट को कैप्चर किया हुआ था चाइना ने, अब उस मार्केट को अपना इंडिया भी जो सा यूटिलाइज करेगा और सबको साथ लेके चलेगा। G20 को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या क्या दुनिया के सामने प्रोग्राम रखे हैं। फाउंडेशन तो इन्होंने जाके जकार्ता में बना दी थी। इन्होंने कहा था कि हम कोविड के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले इन्होंने बात की है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकाल दी है मोदी जी ने। वो ये इस तरीके से कि चाइना चाहता था ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि G20 में जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे के उन्होंने एक्सपैंड किया है, 15 मुल्कों को लपेट में लिया है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकल गई है। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है? शिपिंग और ट्रेन का जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है कि यहां से दुबई तक, उसके बाद ट्रेन में ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि यूरोप में जाएंगी। ये जो सी पैक या BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उससे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि इस वक्त जो BRI जो इनिशिएटिव था चाइना का, उसके बारे में क्या क्या एतराज लोग कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि ये एक डेट ट्रैप था स्मॉल कंट्रीज को उसमें फंसाने के लिए, और चाइनीज वाकई ही जब किसी को सूद देते हैं तो एक लंबा चौड़ा उसके रिटर्न में मांगते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। कि आपके BRI की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, लोग उससे पहले ही जो है वो बेजार
हो चुकी हैं। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है कि इटली ने ऐलान कर दिया है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकलना चाहते हैं। इस मौके के ऊपर जो भारत ने तोड़ निकाला है, जो इंडिया ने तोड़ निकाला है, जो सबसे ज्यादा 3 मुमालिक हैं जिन्होंने शिपिंग और ट्रेन के जो प्रोजेक्ट है उसको जो सपोर्ट करने वाले हैं, एक सऊदी अरेबिया है, दूसरा यूएई है और तीसरा इजराइल है। अब मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि 3 मुल्कों का कंपैरिजन किस तरह किया जाएगा। ज्यादा मुल्क इसमें कई काफी हैं, लेकिन ये 3 लीड कर रहे हैं। एक तो ऑयल रिच कंट्री है, और जब से रशिया के ऊपर एम्बार्गो लगा है, दुनिया में 2 मुल्कों की इकॉनमी ने सबसे ज्यादा ग्रो किया है। एक सऊदी अरेबिया है और दूसरा कुवैत है। इस वक्त आगे भी वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है कि सऊदी इकॉनमी 8.7% पे जाके आगे ग्रो करेगी। तीसरा मुल्क इजराइल है। उस मुल्क की उसकी खूबसूरती क्या है? इजराइल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी टेक के स्टार्टअप होते हैं वो इजराइल से शुरू होते हैं। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका उनके साथ है, बाइडेन उनके साथ है। टेक्नोलॉजी और पैसा जब साथ आता है, और उसके बाद इंडिया का यूथ जब आएगा सामने, साथ आएगा, जब वो साथ लगेगा, मेरे ख्याल में चाइना इसका तोड़ नहीं निकाल सकेगा। मैं समझता हूं जो नया अलायंस सामने आ रहा है चॉइस ऑफ इस G20 के हवाले से, इस समिट के हवाले से, उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल, अमेरिका और उसके बाद इंडिया, ये तो चीदा कंट्रीज हैं, लेकिन इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। इसका तोड़ मेरे ख्याल में चाइना नहीं निकाल सकेगा। दोस्तों, इंडिया और चाइना एशिया की 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, और दोनों एक दूसरे के राइवल्स भी हैं ग्लोबल एरिना के अंदर। दोनों कंपीट कर रहे हैं कि जो स्पेस अमेरिका छोड़ता जा रहा है उसको भरने के लिए। अभी जो डेवलपमेंट्स रिसेंटली हुई हैं वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, क्योंकि भारत चाहता है कि ऑटोमोबाइल में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर वो बने। चाइना ऑलरेडी इसके अंदर बहुत बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया का है। 30% दुनिया की जो प्रोडक्शन है गाड़ियों की, अकेला चाइना वो करता है। लेकिन अभी हुआ क्या है, चाइना ऑलरेडी पोजीशन में है कि वो भारत की मार्केट को टेक ओवर कर लेता, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। और भारत ने भी एक काम कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री है उसको रोक लगा दिया चाइनीज कंपनीज को। वो क्यों? क्योंकि भारत हमेशा अपनी डोमेस्टिक जो कंपनीज होती हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमेशा ही लगा रहता है। स्पेशली मोदी जी, ये राहुल गांधी नहीं है जो चाइना में आकर बेशर्मी से यहां पर सारी इंडस्ट्री का सौदा कर गया था चाइना के साथ कि हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाए, चाइना की चलती रहे। लहडू ने भी ये कुछ किया था, लेकिन मोदी जी ने आकर एक ही काम किया कि चाइना की इन्वेस्टमेंट को मैं बिना किसी रोक टोक के यहां आने नहीं दूंगा। और उन्होंने जो डोमिनेंस थी चाइनीज बिजनेसेस की भारत के अंदर, उसमें रोक लगा दी। किया क्या? भारत ने पहले काम किया कि हाई टैरिफ लगा दिए चाइनीज स्टील इंपोर्ट के ऊपर, क्योंकि चाइना क्या करता था, अपनी कंपनीज को बोलता था कि भाई आपने सिर्फ असेंबली लाइन भारत में लगानी है, एक एक पुर्जा वो चाइना से बन के जाना चाहिए। भारत ने उसके ऊपर 30% टैक्स लगा दिया। ऊपर से एक काम और किया कि जो चाइना की जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है बड़ी बड़ी, BYD, SAIC, कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है भारत में तो ये कंडीशंस आएंगी। और उस पर कंडीशन सबसे बड़ी क्या है, आपको अपनी टेक्नोलॉजी को हमारे जो लोकल पार्टनर्स है उसके साथ शेयर करनी पड़ेगी। इट वॉज अनएक्सेप्टेबल टू चाइनीज कंपनीज। अब आगे ये जो मेजर्स दिए हैं, इसका मतलब है कि भारत ने 2 तीर एक निशान नहीं, 2 निशान एक तीर से पूरे कर लिए। पहला, हमने अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको स्ट्रेंथन कर दिया, अपने लोकल प्लेयर्स को चाइनीज कंपटीशन से हमने बचा लिया, क्योंकि चाइना अपनी सब्सिडीज देता है अपनी कंपनीज को कि जाइए दूसरे कंट्री में और वहां जाकर आप सब कुछ तहस नहस कर दीजिए, पूरी इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लीजिए।